गुड मॉर्निंग। कक्षा द्वादशी कला वर्ग अध्याय 7 भाग 1 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो आज हम भू आकृतियाँ तथा उनका विकास इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्ष की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों को अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी के धरातल के निर्माण करने वाले पदार्थ के बारे में हमने अध्ययन किया। तो हमने देखा कि उसके अंदर कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी भू आकृतियों का निर्माण होता है उसको प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कारकों को अगर हम देखते हैं तो कारक हैं प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद, तरंग अपरदन। ये प्रमुख रूप से भू आकृतियों को प्रभावित करते हैं और भू आकृतियों का निर्माण करने में बहुत अधिक सहायक हैं। अपरदन धरातलीय स्वरूप में बदलाव करता है और निक्षेपण प्रक्रिया भी अपरदन की तरह ही धरातल के स्वरूप में बदलाव करने में प्रमुख अहम भूमिका निभाता है। अगर हम भू आकृतियों के बारे में देखते हैं तो भू आकृतियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख रूप से दो भाग हैं, अपरदनात्मक क्रिया और निक्षेपणात्मक क्रिया। अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा भी भू आकृतियों का निर्माण होता है, भू आकृतियों में बदलाव आता है, और निक्षेपण क्रिया के द्वारा भी भू आकृतियों में बदलाव और भू आकृतियों का निर्माण होता है। अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है, भू आकृति क्या है? भू आकृति किसे कहते हैं? तो अगर हम साधारण शब्दों में भू आकृति के बारे में सोचते हैं तो क्या कह सकते हैं? छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भी भू आकृति कहते हैं, और जो छोटे और मध्यम आकार के बहुत सारे स्थलखंड हैं उन सब से मिलकर एक भूदृश्य का निर्माण होता है, जिसको हम भूदृश्य कहते हैं। तो बहुत सारे भू आकृतियों को निर्माण को देखते हैं तो वो सब मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? भूदृश्य का निर्माण करती हैं। जैसे हम धरातल के ऊपर कहीं हम घूमने जाते हैं तो वहाँ दृश्य दिखाई देता है, बहुत सारे जैसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे मैदान हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं। नदियों के द्वारा निर्मित ऐसी आकृतियाँ जैसे रेत के धोरे भी होते हैं। इसी प्रकार कई प्रकार की भूदृश्य हमको दिखाई देता है और कई प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन आकृतियों का निर्माण अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक क्रियाओं के द्वारा होता है। तो भू आकृति किसे कहते हैं? छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भूदृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं, और प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू आकृतियों एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं। जो अधिकतर भू आकृतियाँ बनती हैं वो बहुत धीमी गति से बनती हैं। इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है। जो भू आकृति प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। कुछ भू आकृतियाँ ऐसी होती हैं लगातार गति के कारण होती हैं, कुछ भू आकृतियाँ होती हैं वो धीमी गति से होती हैं, कुछ भू आकृतियों का निर्माण होता है वो बहुत अधिक तेज गति से होता है। भू आकृतियों में बदलाव आता है। इस बदलाव आने का प्रमुख दो कारण हैं, जलवायु संबंधी कारक और वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन के कारक। जलवायु संबंधी बदलाव वो
वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। प्रवाहित जल, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहीं प्रवाहित जल पाया जाता है। जहाँ बारिश की मात्रा अधिक होगी, आर्द्रता होगी, वर्षा अधिक होगी, वहीं पानी की मात्रा या जल की मात्रा अधिक होती है। प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक माना गया है, जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अर्थात धरातल का अपर्दन करने के लिए अधिक उत्तरदायी कौन है? प्रवाहित जल। जब प्रवाहित जल तेज गति से चलता है तो धरातल के ऊपर जितने भी पदार्थ होते हैं वो प्रवाहित जल के साथ में बहना शुरू होता है और धरातल की आकृतियों का निम्नीकरण होने लगता है, अपर्दन होना शुरू हो जाता है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैले हुए, जैसे धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ बांध बने हुए होते हैं वहाँ जल, समुद्र का जल, झील होती है, झील का जल, तालाब बने हुए होते हैं वो जल, ये सभी जल ऐसा है जो एक परत के रूप में जमे हुए होते हैं। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ भी जल का ही रूप होता है, वो भी एक परत के रूप में जमा हुआ माना जाता है। दूसरा जल का प्रकार बताए हैं वो रेखीय प्रवाह। रेखीय प्रवाह का मतलब एक रेखा के समान प्रवाहित होने वाला, रेखा के समान जल चलने वाला, जैसे सरिताएं, नदियाँ जो होती हैं, नदियों के द्वारा जो जल प्रवाहित होता है वो उसका दूसरा स्वरूप माना जाता है। जो घाटियों में नदियाँ सरिताओं के रूप में बहता है, प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल स्वरूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती है। जहाँ ढाल होगा वहीं ये जल बहता होगा। नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित हैं। जो नदियाँ हैं वो आक्रामक युवा अवस्था होती है, उसमें नदियाँ आक्रामक रूप से चलती हैं और कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं। तो जब ढाल अधिक होता है तो नदियाँ तेज रूप से बहुत अधिक तेज गति से प्रवाहित होती हैं और तेज गति से प्रवाहित होने के कारण उसमें अपर्दनात्मक क्रियाएं होती हैं, और जब वो ढाल धीरे धीरे ढाल की मात्रा कम हो जाती हैं तो नदी का वेग भी कम हो जाता है, और जब नदी का वेग कम हो जाता है तो निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। नदियों के मध्यम व धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाए और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है, और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थलगत प्रवाह परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह धरातल को अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्ग पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलचटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। ये अवनालिकाएं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्य अवस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करता है और घाटियों में पाम अपर्दन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती है। इसी प्रकार अफा बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते हैं, और अतः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाड नॉक कहते हैं।
नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल स्वरूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन अगर हम देखते हैं तो पहला अवस्था है नदी की युवा अवस्था। जब नदी तेज होती हैं, तेज गति से प्रवाहित होती हैं, जहाँ से नदी का उद्भव होता है उसमें युवा अवस्था के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बन जाते हैं। प्रौढ़ अवस्था, नदी की दूसरी अवस्था है प्रौढ़ अवस्था। इस अवस्था में नदियों में इस अवस्था में देखते हैं तो नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटी वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती है। उसमें नदी घाटी वी आकार की होती है लेकिन इतनी गहरी नहीं होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती हैं और युवा अवस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से जैसे इसमें नदी विसर्प यानी नदी का जो कटाव होता है, जैसे नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है उसी को नदी विसर्प के नाम से जाना जाता है। ऐसी कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है प्रौढ़ अवस्था में भी। तीसरी अवस्था वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद हो जाता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। इन सब का अध्ययन हमने आने वाले कालांश में पढ़ेंगे। ये सब क्या है, नदी विसर्प क्या है, गोखुर झील क्या है, प्राकृतिक तटबंध क्या है, इसका चित्र के द्वारा भी बताया जाएगा। बहुत प्रश्न, भू आकृति किसे कहते हैं? तो छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। प्रवाहित जल निर्मित स्थल आकृतियों के नाम बताइए। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। प्रवाहित जल के दो तत्व कौन कौन से हैं? धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाहित और रेखीय प्रवाह। नदियों की अवस्था कौन कौन सी हैं? नदियों की तीन अवस्थाएं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। मोनाड नॉक किसे कहते हैं? नदी तल से धीमी कटाव के कारण, नदी तल में धीमी कटाव के कारण यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष को मोनाड नॉक कहते हैं। मोनाड नॉक क्या है? अवरोधी चट्टानी अवशेष। बहुत प्रश्न, अगर हम बहुत प्रश्न के बाद में देखते तो गृह कार्य। गृह कार्य के अंदर भू आकृति किसे कहते हैं? प्रवाहित जल द्वारा निर्मित भू आकृतियों के नाम लिखिए। प्रवाहित जल की अवस्थाओं को समझिए। तो ये दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न बोध गृह कार्य के रूप में और बोध प्रश्न, ये दोनों आपको कॉपी के अंदर करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लेसन को ध्यान से सुना।